Dear students, welcome to Arith Leads to Infinity. Like our YouTube channel Arith Leads and subscribe it. Click the bell icon for more notification and upcoming videos. I am Chinmay Padi, mentor in biology. लास्ट क्लास में बच्चों हम डिस्कस किए थे अबाउट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, डीपीडी एंड प्लाज्मोलाइसिस एंड इन्हिबिशन. वहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था. क्या? वो टर्जिड एंड फ्लासिड वाला कंसेप्ट जो है वो छोटा सा मिस्टेक हो गया था, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ. अगर एक सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है? पानी बाहर से अंदर जाता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? टर्जिड. लेकिन अगर एक सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे उस कंडीशन में क्या होता है ना, सेल से पानी बाहर आएगा क्योंकि बाहर ऑलरेडी पानी कम है, तो वाटर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. मैं यहाँ पे एक बीकर कर लेता हूं. ये एक सेल हो गया. अब यहां से पानी बाहर आएगा, तब क्या होता है? उस कंडीशन को मैं फ्लासिड बोल दिया था लास्ट क्लास में, लेकिन उसको फ्लासिड हम नहीं कहते हैं. उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइज्ड. जब सेल से पानी बाहर जाता है, सेल के अंदर से पानी बाहर जाता है, तो अब ये जो सेल जैसे वैसा है, इसका प्रोटोप्लास्ट किसके साथ कनेक्ट है? सेल वॉल के साथ. अब पानी बाहर चला जाएगा तो प्रोटोप्लास्ट क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा. The shrinkage of protoplast from the cell and the cell is said to be plasmolized. उसको थोड़ा करेक्शन कर लेना. देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ. वाटर मूव्स आउट, इट इज फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. अगर हम सेल को एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं तब क्या होता है ना, पानी बाहर आएगा, वाटर मूव्स आउट, इट इज फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. सेल के साइटोप्लाज्म में भी पानी है, वैक्यूल में भी पानी है, तो पहले कहां से पानी बाहर आएगा? साइटोप्लाज्म से. देन आएगा आपका किससे? वैक्यूल से. जब साइटोप्लाज्म और वैक्यूल दोनों से पानी बाहर आ गया तब क्या होता है? जो प्रोटोप्लास्ट है वो श्रिंक हो जाता है. अवे श्रिंक अवे फ्रॉम द वॉल्स, दैट इज सेल वॉल, एंड द सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड. ये थोड़ा करेक्शन कर लेना. इसको हम क्या बोल दिए थे? फ्लासिड. अब तुम लोग पूछोगे सर फ्लासिड क्या है? अगर ये प्लाज्मोलाइज्ड है तो फ्लासिड क्या है? और फ्लासिड में बताता हूं. आइसोटोनिक सॉल्यूशन में वो भी मैं बोला था, वहां पे क्या होता है? नेट मूवमेंट जो है वाटर का. आइसोटोनिक का मतलब ये नहीं कि पानी बाहर जाएगा नहीं कि अंदर आएगा नहीं, बाहर जाएगा अंदर आएगा, लेकिन जो नेट मूवमेंट है वाटर का वो जीरो होगा. नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज जीरो. अब देखिए, देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ वाटर टुवर्ड्स द इनसाइड और आउटसाइड. ना बाहर कोई पानी आएगा ना बाहर कुछ पानी जाएगा. दैट इज नेट फ्लो. इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही जाता नहीं कि बिल्कुल भी आता नहीं. अब जो कंडीशन में, जो आइसोटोनिक कंडीशन में, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जो सेल से पानी बाहर जाता है और बाहर से अंदर आता है, तब जब सेल से पानी बाहर जाता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फ्लासिड. अब देखिए, द एक्सटर्नल सोल्यूशन जो है बाहर में बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म. तो एक्सटर्नल सॉल्यूशन क्या करता है? साइटोप्लाज्म का ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है? वो बैलेंस करता है. अब जो टर्म है फ्लासिड वाला टर्म है, व्हेन वाटर फ्लोस इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल. पानी से जब बाहर, सेल से पानी जब बाहर आएगा और बाहर से जब पानी सेल के अंदर जाएगा, एंड आर इन इक्विलिब्रियम. दैट मीन्स बोथ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन and the solution inside the cell both are in equilibrium, the cells are said to be flaccid. उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फ्लासिड. समझ में आ गया? अब हम अगला टॉपिक को हमारा मूव करते हैं, दैट इज वाटर एब्जॉर्प्शन. हाउ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर. ओके, अब हम क्या डिस्कस करेंगे? वाटर एब्जॉर्प्शन. तो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? प्लांट कैसे पानी ऑब्जर्व करता है, वाटर ऑब्जर्व करता है. तो ये जो वाटर है, ये सॉइल, प्लांट किससे वाटर ऑब्जर्व करता है? सॉइल से. तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि सॉइल कैसे वाटर ऑब्जर्व करता है? सॉइल मेनली ऑब्जर्व वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ओके, समझ में आ गया? अब बरसात के मौसम में क्या होता है? ऐसा नहीं कि पूरा पानी जो एकदम सॉइल के अंदर चला जाता है.
कुछ वाटर जो है वो वाटर रिजर्वर को चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रनवे वाटर। क्या बोलते हैं, रनवे वाटर। बाकी का जो वाटर है वो क्या होता है ना, सॉइल ऑब्जर्व करता है इन डिफरेंट फॉर्म्स। उस हिसाब से 4 टाइप का वाटर अवेलेबल है इन द सॉइल। व्हाट आर दे? द फर्स्ट वन इज योर ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। सेकेंड वन क्या है, दैट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर, स्कोपिक वाटर। थर्ड वन इज योर केमिकली combined water, chemically combined water, and the fourth one is your capillary water. समझ में आ गया? ये 4 टाइप का जो वाटर है ये प्रेजेंट रहता है इनसाइड द सॉइल। क्लियर? अब इसका मतलब ये नहीं कि ये चारों का चारों अवेलेबल टू प्लांट्स। यहां से ये जो आखिरी वाला पार्ट है कैपिलरी वाटर, दैट इज ओनली अवेलेबल टू प्लांट। बाकी के जो 3 है वो प्लांट यूज नहीं करते हैं, वो प्लांट यूज नहीं करते हैं। ठीक है? अब व्हाट इज ग्रेविटेशनल वाटर, व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड व्हाट इज केमिकली कंबाइंड वाटर एंड व्हाट इज कैपिलरी वाटर, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो पहला वाला क्या है, ग्रेविटेशनल वाटर। सबको मालूम है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जब पानी सॉइल के सरफेस में आके गिरता है उसके बाद क्या होता है, वो एकदम अंदर चला जाता है, बहुत डीप, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड दैट वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट बिकॉज टू दैट रीजन इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच द रूट ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो रूट है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। रूट पहुंचने के बाद ही ना प्लांट आपका वाटर ऑब्जर्व कर पाएगा, नहीं तो कैसे ऑब्जर्व करेगा। क्लियर? आप समझ में आ गया व्हाट इज ग्रेविटेशनल वाटर। सेकंड वाला जो है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर का क्या है, जो सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर टाइटली एंड फॉर्म ए थिन फिल्म, एक थिन लेयर फॉर्मेशन करते हैं। वो लेयर को क्या होता है, आपका रूट जो है वो इंसर्ट नहीं हो पाता है, वहां पे रूट नहीं जा पाता है, इसीलिए वो टाइप का जो प्लांट हाइग्रोस्कोपिक वाटर वाला जो पोर्शन रहता है उसको भी प्लांट आपका यूज नहीं कर पाता है। थर्ड वाला जो है केमिकली कंबाइंड वाटर। हमारे सॉइल के अंदर बहुत सारे ओर्स, वो सब केमिकल्स है, तो वहां पे जो पानी इन ओर के साथ मिला होकर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकली कंबाइंड वाटर। दैट वाटर इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल टू प्लांट। बट द लास्ट वन दैट इज कैपिलरी वाटर। यहाँ पे क्या होता है, सॉइल पार्टिकल के बीच में थिन कैपिलरी ट्यूब रहता है। वो कैपिलरी ट्यूब का काम क्या होता है ना, वो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन वो क्या करते हैं, पानी को नीचे से ऊपर लाने में हेल्प करते हैं। एंड दैट वाटर इज हेल्पफुल फॉर प्लांट फॉर द ऑब्जर्प्शन। तो वो कैपिलरी ट्यूब का जो साइज होता है, पोर होता है, वो साइज में आपका क्या होता है ना, रूट का जो रूट हेयर है, क्लियर, वो रूट हेयर क्या करता है ना, कैपिलरी ट्यूब के अंदर जाके वाटर ऑब्जर्प्शन करने में हेल्प करता है। तो वो जो कैपिलरी वाटर कैसे प्लांट ऑब्जर्व करता है, उसका मैकेनिज्म एंड जो पाथवे है, कौन सा पाथवे में एंटर करता है वो प्लांट के अंदर, वो सारे चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इतना समझ में आ गया। अब एक लास्ट वाला पोर्शन जो है इंट्रोडक्शन का, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, वो थोड़ा याद रख लेना। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज नॉन एज होलार्ड। ये टर्म को थोड़ा याद कर लेना। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज नॉन एज होलार्ड। अब यहां पे 2 टर्म और आता है, एक है आपका क्रिसार्ड और है आपका इकार्ड। क्लियर? तो यहां पे क्रिसार्ड क्या है, पॉज कर लो। अब ये होलार्ड क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, होलार्ड इक्वल टू क्रिसार्ड प्लस
इकार्ड क्या है, क्रिसार्ड प्लस इकार्ड। अब जो वाला पोर्शन ये क्रिसार्ड वाला पोर्शन क्या है, जितना वाटर आपका प्लांट के लिए अवेलेबल है दैट इज क्रिसार्ड। द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल टू प्लांट, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिसार्ड, अवेलेबल टू प्लांट्स। अब इकार्ड क्या है, दैट इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट, ये वाला पोर्शन है दैट इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। ओके, अवेलेबल टू प्लांट आपका हो गया क्रिसार्ड एंड नॉट अवेलेबल टू प्लांट दैट इज हो गया आपका इकार्ड। ये दोनों मिलके क्या बनाता है, होलार्ड। होलार्ड इक्वल टू टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, कैसे वाटर एब्जॉर्ब करता है। क्लियर, तो उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे अबाउट द वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। अब हम डिस्कस करेंगे वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। प्लांट का कौन सा ऑर्गन वाटर को ऑब्जर्व करता है, सबको मालूम है रूट। रूट का कौन सा पार्ट वाटर ऑब्जर्व में मेन रोल प्ले करता है, दैट इज रूट हेयर। क्या है, रूट हेयर। अब यहां पे देखिए मैं पहले से लिख चुका हूं, हायर प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर प्राइमरीली बाय देयर रूट्स। मतलब ये क्या बोला है यहाँ पे, जितने भी आपका हायर प्लांट्स है वो आपका जो वाटर ऑब्जर्व करते हैं प्राइमरीली और मेनली थ्रू रूट्स। स्पेसिफिकली द जोन ऑफ रूट हेयर इन कंसर्न विथ ऑब्जर्प्शन। इसका मतलब ये है आपका जो रूट हेयर जो है, रूट हेयर वाला जो पर्सन है या फिर जोन है वो मेनली कंसर्न होता है आपका वाटर ऑब्जर्प्शन में। तो और बाकी का जोन क्या है, जोन ऑफ इलंगेशन है। रूट हेयर जोन को हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ मैच्योरेशन भी बोल देते हैं, जोन ऑफ सेल डिवीजन, जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन। तो यहाँ पे आपका आ गया इस इतना जोन में आपका जोन ऑफ जो रूट हेयर है और फिर जोन ऑफ मैच्योरेशन है वो नॉर्मली आपका मेनली एसोसिएट रहता है किसके साथ, वाटर ऑब्जर्प्शन के साथ। अब ये रूट हेयर में क्या होता है ना, इन दिस रीजियन द जाइलम इज नॉट फुल्ली मैच्योर। आपका जो जाइलम एंड फ्लोएम है जिसको हम बोलते हैं भास्कुलर टिश्यूज और भास्कुलर बंडल, वो क्या होता है, जाइलम वाला जो पार्ट है यहाँ पे फुल्ली मैच्योर नहीं होता है। कहाँ पे, रूट हेयर में। एंड द एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस आर परमिएबल टू वाटर। आपका जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस मतलब क्या है, आपका जो आउटर वाला पोर्शन है, एंडोडर्मिस उसका नेक्स्ट लेयर है। द लेयर प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस इज नोन एज एंडोडर्मिस। वो एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस क्या होता है ना, वाटर को परमिएबल होता है। इसका मतलब एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस होते हुए आपका वाटर जो है रूट हेयर तक आ सकते हैं। समझ में आ गया। अब ये जो रूट हेयर है, द सेल्स ऑफ रूट हेयर आर डेलिकेटेड। दैट मीन्स अगर कुछ भी अगर थोड़ा सा भी हार्मफुल होने से वो क्या होता है ना, उनका डेथ हो जाता है। तो ये जो रूट हेयर के सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है ना, उनके चारों ओर एक बल्क जैसा मिट्टी का एक लेयर ऑटोमेटिकली वो वहां पे क्या करते हैं, बनाते हैं। देखिए, टू प्रोटेक्ट रूट हेयर्स ए बल ऑफ सॉइल इज ऑलवेज केप्ट अराउंड द रूट्स व्हेन सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड। मतलब जब हम कोई भी सीडलिंग करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, बस सीड जर्मिनेशन करते हैं, उस टाइम में क्या होता है ना, बल्क ऑफ सॉइल को क्या करते हैं हम उनके चारों ओर से एक लेयर टाइप का लगा देते हैं, सो दैट वो जो रूट हेयर सेल है वो क्या होगा ना, वहाँ पे डैमेज नहीं होगा, उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा और उसके दौरान आपका वाटर ऑब्जर्प्शन होगा। समझ में आ गया। अब ये जो रूट हेयर है उसका साइज क्या था ना, वो वेरी करता है 0.1 से 10 मिलीमीटर तक, 0.1 से 10 मिलीमीटर तक। तो इसका जो एवरेज साइज है दैट इज 0.01 mm, 0.01 mm किसका, रूट हेयर का। अब ये जो एवरेज साइज है 0.01 mm, ये क्या करते हैं ना, ये जो रूट हेयर है मैं पहले से बोला था कैपिलरी वाटर इज द ओनली वाटर दैट इज अवेलेबल टू प्लांट। ये कैपिलरी पोर्स के अंदर जाके उसके दौरान वहां से क्या होता है ना, कैपिलरी वाटर में आपका वाटर का कंसंट्रेशन हाई रहता है, रूट हेयर में कम रहता है। तो हायर से लोअर आपका मूवमेंट होगा वाटर, उस दौरान क्या होता है, वाटर का ऑब्जर्प्शन होता है। समझ में आ गया। अब देखिए
एज द रूट ग्रोस, ग्रेजुअली जब आपका रूट ग्रो करेगा तब क्या होगा, रूट हेयर भी आपका ग्रो होगा। तो वो जो ओल्ड वाला रूट हेयर है वो क्या होगा ना, उसका डेथ हो जाएगा और इंस्टेड ऑफ दैट न्यू रूट हेयर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? तो जो ओल्ड वाला पोर्शन है रूट हेयर का वो डेथ हो जाएगा और न्यू रूट हेयर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? अब ये जो रूट हेयर है इनके दो लेयर्स है। तो पहला वाला लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेक्टिक लेयर, दैट इज आउटर लेयर, एंड द इनर वाला लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज लेयर। क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज लेयर। अब इतना समझ में आ गया आपका रूट हेयर। तो रूट हेयर अब कैसे वाटर ऑब्जर्व करता है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ वाटर ऑब्जर्प्शन। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, मैकेनिज्म ऑफ वाटर ऑब्जर्प्शन। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, पाथवे ऑफ वाटर ऑब्जर्प्शन। वी ऑल नो दैट in higher plant the most of the water absorbed through root। इसके लिए हम क्या करते हैं, लीफ में डायरेक्ट पानी देते हैं क्या, कहाँ पे पानी डालते हैं, पानी डालते हैं हम सॉइल में, ताकि रूट उस पानी को यूटिलाइज कर सके। क्लियर? समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इज मोर स्पेसिफिकली द फंक्शन ऑफ रूट हेयर दैट आर प्रेजेंट इन द मिलियंस एट द टिप ऑफ द रूट। इसका मतलब क्या है, ये नहीं है कि रूट सिर्फ वाटर ही ऑब्जर्व करता है, along with वाटर रूट ऑल्सो ऑब्जर्व मिनरल न्यूट्रिएंट। तो ये वाला जो ऑब्जर्प्शन वाला जो काम है वो मेनली कंसर्न होता है किसके साथ, रूट हेयर के साथ। मैं पहले ही बोल दिया हूँ, ये जो रूट हेयर का नंबर है ये मिलियंस में है, मतलब बहुत ज्यादा नंबर है रूट हेयर का जो प्रेजेंट रहता है कहाँ पे ना, रूट के टिप में। तो इसलिए यहाँ पे मैं पहले से लिख दिया हूँ, स्पेसिफिकली द फंक्शन ऑफ द रूट हेयर दैट आर प्रेजेंट इन द मिलियंस एट द टिप ऑफ द रूट। समझ में आ गया? अब जो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड along with mineral solute by the root hair purely by diffusion। इसका मतलब ये है, डिफ्यूजन का डेफिनेशन याद कीजिए, वहां पे क्या है, द मूवमेंट इज along the concentration gradient that is from higher concentration to lower concentration। अब जो सॉयल में जो वाटर एंड मिनरल्स है ऑब्वियसली उसका क्वांटिटी जो है ज्यादा है एज कंपेरिजन टू रूट हेयर। तो रूट हेयर किसके अंदर जाता है ना, सॉयल के कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट है वो डिफ्यूजन के थ्रू में एंटर होता है रूट हेयर को। इतना आपका समझ में आ गया? अब ये वाला जो पोर्शन है पाथवे, इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज एपोप्लास्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग, एंड दूसरा वाला जो है सिम्प्लास्ट, दैट इज लिविंग। ये जो ड्राइंग यहां पे मैं ड्रॉ किया हूं, वाटर मूवमेंट का एक पाथवे है। तो वाटर मूवमेंट का जो पाथवे ही आपको याद रखना पड़ेगा। पहले आपका एपिडर्मिस, उसके बाद वाटर मूवमेंट होता है कोर्टेक्स को, उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकिल। मैं पहले से ही बोला था रूट हेयर का जो जोन है, इस जोन में जाइलम का आपका कंप्लीटली मैच्योर जाइलम नहीं होता है। तो यहां पे क्या होता है ना, पेरिसाइकिल होते हुए जाइलम को वाटर आता है, उसके बाद आपका जाइलम अपवर्ड मूवमेंट करता है। जो वास्कुलर बंडल है आपका जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम तक कैसे पहुंचता है, थ्रू रूट हेयर। अब रूट हेयर में जो एपिडर्मिस रीजन है, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल। क्लियर? अब ये जो एपोप्लास्ट है नॉन लिविंग एंड सिम्प्लास्ट जो है लिविंग, ये अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे एपोप्लास्ट पाथवे। मैं पहले से ही बोल दिया हूं, एपोप्लास्ट दैट इज नॉन लिविंग पाथवे हम इसको बोलते हैं। क्यों नॉन लिविंग बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो सेल वॉल के थ्रू में होता है। यहाँ पे जो वाटर है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका जो मूवमेंट है वो कंप्लीटली फास्टर होगा, कंपैरेटिवली फास्टर है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे जो मूवमेंट है वो किस किस के थ्रू में होता है ना, यहाँ पे जो मूवमेंट है ये आकर होता है आपका सेल वॉल, इंट्रासेलुलर स्पेस एंड जाइलम कैविटी एसोसिएटेड टुगेदर टू फॉर्म एपोप्लास्ट। ये जो इंट्रासेलुलर स्पेस है, ये इंट्रासेलुलर स्पेस में क्या किया जाता है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, यहाँ पे
एक चीज गौर करना, जो यहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट है ये आपका हो गया सेल वॉल वाला पोर्शन, ये से मूवमेंट होता है। ये यहाँ पे कास्पेरियन स्ट्रिप रहता है। क्या है? कास्पेरियन स्ट्रिप। किस रीजन में रहता है? एंडोडर्मिस के रीजन में आपका रहता है कास्पेरियन स्ट्रिप। तो यहाँ पे जो वाटर है ये कास्पेरियन स्ट्रिप को क्रॉस करके नहीं जा पाएगा, इसीलिए एपोप्लास्ट का जो मूवमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस है, और हम इसको ये भी बोलते हैं कंटिन्यूअस बट एक्सेप्ट एट द कास्पेरियन स्ट्रिप। कास्पेरियन स्ट्रिप में ये रुक जाता है, मतलब ये जो पेरिसाइकिल वाला जो रीजन है यहाँ पे वाटर आ ही नहीं पाएगा कास्पेरियन स्ट्रिप को क्रॉस करके। यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो सेल के अंदर होगा, सेल के अंदर होगा, जिसको हम बोलेंगे, बाद में समझाऊंगा मैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू में। समझ में आ गया इतना? तो एपोप्लास्ट का जो मूवमेंट है दैट इज आपका नॉन लिविंग पार्ट का मूवमेंट है, सेल वॉल के थ्रू में मूवमेंट होता है। ये आपका कास्पेरियन स्ट्रिप में रुक जाता है, मतलब ये जो एंडोडर्मिस तक ही है इसका मूवमेंट होगा। इसके बाद पेरिसाइकिल और जाइलम तक ये नहीं पहुंच पाएगा। इसको पहुंचने के लिए अंदर से मूवमेंट होना पड़ेगा, दैट इज थ्रू प्लाज्माडोस्माटा, जो हम सिम्प्लास्ट में समझ में। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाला पार्ट जो है दैट इज सिम्प्लास्ट। मैं पहले से ही बोल दिया हूं, सिम्प्लास्ट मतलब आपका क्या है? लिविंग। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू में होगा। तो व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? प्लाज्मोडेस्माटा इज द पाथवे बिटवीन द टू एडजेसेंट प्रोटोप्लास्ट। इसका मतलब क्या है? जो आपका नेबरिंग प्रोटोप्लास्ट है ये कनेक्टेड होता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। मैं यहाँ पे एक ड्राइंग कर लेता हूँ छोटा वाला। मान के चलिए ये एक सेल है, ये एक सेल है। अब यहाँ बीच में क्या रहता है? प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू में ये सेल का जो कंटेंट है यहाँ तक ट्रांसफर हो सकता है। समझ में आ गया? अब देखिए, द सिम्प्लास्टिक सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, या फिर नेबरिंग आपका सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है कनेक्टेड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू में मूवमेंट होगा, तो ये जो मूवमेंट होगा इनसाइड द सेल होगा, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे क्या होगा? साइटोप्लाज्म में एक फ्लो आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। What during symplastic movement the water travels through the cell, that means there is cytoplasm। तो साइटोप्लाज्म में अगर मूवमेंट होगा तो क्या होगा? एक फ्लो आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। वाटर हैज टू एंटर द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होता है? जो एपोप्लास्ट में जो मैं आपको बोला था पहले, वाटर का जो मूवमेंट है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है, इसका मतलब वहां पे सेल वॉल के थ्रू में मूवमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो वाटर है अंदर आना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा, तो ऑब्वियसली आपको सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करना पड़ेगा। तो वाटर क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। तो उस दौरान क्या होता है? आपका वाटर का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है एज कंपेरिजन टू एपोप्लास्ट। तो वाटर हैज टू एंटर द सेल मेम्ब्रेन एंड द मूवमेंट इज स्लोअर। समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है, ये जो कास्पेरियन स्ट्रिप है एंडोडर्मिस में, इसका कुछ रोल है क्या सिम्प्लास्टिक पाथवे में? कास्पेरियन स्ट्रिप का कुछ भी रोल नहीं है, क्योंकि ड्राइंग से ही आपको समझ में आ गया होगा। कास्पेरियन स्ट्रिप आपका एंडोडर्मिस का अपर वाला पार्ट में, जहां पे आपका सेल वॉल है वहां पे प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट है ये आपका एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से आपका आ गया ये वाला जो पोर्शन है दैट इज आपका प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा ये वाला भी आपका क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू में आ गया कॉर्टेक्स, फिर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू में जा गया आपका चला गया एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस में जो एपोप्लास्ट में मूवमेंट आपका स्टॉप हो जाता था, यहाँ पे आपका मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। ये आ गया आपको पेरिसाइकिल में। ये पॉइंट आप नोट कीजिए, एपोप्लास्ट में आपका एंडोडर्मिस के कास्पेरियन स्ट्रिप तक ही मूवमेंट होता है, लेकिन कास्पेरियन स्ट्रिप और आपका एंडोडर्मिस से अगर आगे वाला मूवमेंट जो होगा पेरिसाइकिल से लेकर जाइलम तक, ये वाला मूवमेंट आपका ऑलवेज सिम्प्लास्टिक, ऑलवेज सिम्प्लास्टिक। एंडोडर्मिस से आपका आ गया पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से आपका चला गया जाइलम में। तो ये वाला जो सिस्टम है दैट इज कंटिन्यूअस, लेकिन एपोप्लास्ट वाला जो
मूवमेंट है ये आपका कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट द कास्पेरियन स्ट्रिप, कास्पेरियन स्ट्रिप को वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। क्या है एक्सेप्शन? अब मान के चलिए दो सम प्लांट्स हैव एडिशनल स्ट्रक्चर जिनके साथ एसोसिएटेड रहता है, एसोसिएटेड विद देम दैट हेल्प इन वाटर ऑब्जर्प्शन। जो एडिशनल स्ट्रक्चर उनके साथ एसोसिएट रहता है वो हेल्प करता है उनको किसमें? वाटर ऑब्जर्प्शन में। अब एक माइकोराइजा करके है, जो माइकोराइजा इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ ए फंगस, किसके साथ? विथ ए रूट सिस्टम। अब माइकोराइजा एक फंगस है, वो एक रूट सिस्टम के साथ अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया तो भी वो हेल्प करता है किसमें? वाटर ऑब्जर्प्शन में। समझ में आ गया आपका एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट मूवमेंट क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ वाटर ऑब्जर्प्शन, जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी डिटेल कंसेप्चुअल के लिए मैं ये आपको बताऊंगा। क्लियर? अब हम क्या डिस्कस करेंगे? मैकेनिज्म ऑफ वाटर ऑब्जर्प्शन। वाटर ऑब्जर्प्शन का जो पाथवे था एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, वो सबको समझ में आ गया। सिर्फ उतना याद रखना है, एपोप्लास्ट नॉन लिविंग, सिम्प्लास्ट लिविंग। एपोप्लास्ट में आपका जो मूवमेंट है सेल वॉल के थ्रू होता है, सिम्प्लास्ट में आपका मूवमेंट जो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू में होता है। अब ये मैकेनिज्म में हम डिस्कस करेंगे। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट मीन्स पहला वन जो है आपका पैसिव ऑब्जर्प्शन एंड दूसरा वन एक्टिव। The mechanism of observation is of two types. First one is your passive absorption and second one is your active absorption. The name passive itself indicates that there is no actively involvement of the root. Clear? समझ में आ गया? अब passive में क्या होता है? जितने भी आपका एक्टिवली ट्रांसपायरिंग प्लांट्स है, जिसमें आपका जो ट्रांसपीरेशन है बहुत एक्टिवली होता है, उसमें क्या होता है? पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। कैसे होता है? मान के चलिए एक प्लांट है और प्लांट का आपका जो एरियल पार्ट है दैट इज लीफ में आपका ट्रांसपीरेशन हुआ। ट्रांसपीरेशन मतलब क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन, जो किसके थ्रू में होता है? स्टोमाटा के थ्रू में होता है। तो डे टाइम में आपका स्टोमाटा ओपन रहता है, ट्रांसपीरेशन होता है, तो वहां पे क्या होता है? आपका वाटर लॉस हो गया, तो वहां पे एक डेफिसिट जनरेट हुआ, किसका? वाटर का। तब आपको यहाँ पे क्या होता है? ना एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? सक्शन फोर्स। अब हमको एक चीज पहले से मालूम है, ये आपका हो गया अगर स्टेम, तो यहाँ पे अगर आपका लीफ वगैरह वगैरह हो गया, तो अगर इस लीफ में आपका ट्रांसपीरेशन हुआ तो यहां से जो जाइलम का जो वाल का जो कनेक्शन है ये हो गया आपका सॉइल, ये एकदम कंटिन्यूअस है। जो वास्कुलर बंडल है जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम यहां से अप टू लीफ एकदम कंटिन्यूअस है। ये जो जाइलम एंड वाटर कलम एक दूसरे से एकदम चिपके हुए हैं, जाइलम एंड वाटर कलम। अब मान के चलिए अगर यहां से ट्रांसपीरेशन हुआ, वाटर का लॉस हुआ, तो यहाँ पे डेफिसिट जनरेट हुआ, वाटर यहाँ पे कम हुआ, तब ये वाटर ये कहां से मेकअप करेगा? ये लीफ, यहाँ पे एक सक्शन फोर्स जनरेट होता है जो आपका जाइलम वाल होते हुए एकदम सॉइल से वाटर पुल करता है। जो ये जो पुलिंग होता है इसके कारण होता है ट्रांसपीरेशन के कारण, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन पुल। मैं एक बार फिर से समझा लेता हूं, नोटिस करना। आपका एरियल पार्ट में ट्रांसपीरेशन हुआ, जो यहाँ पे वाटर का डेफिसिट हुआ, दैट मींस आपका यहाँ पे डीपीडी हाई हुआ, तब ये डेफिसिट को मेकअप करने के लिए एक सक्शन फोर्स जनरेट हुआ। वो सक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन पुल। तो ट्रांसपीरेशन पुल के थ्रू में आपका वाटर ऑब्जर्प्शन हुआ, दैट मींस वाटर ऑब्जर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसपीरेशन। If the rate of transpiration is increased, then the rate of water absorption is also increased. समझ में आ गया उतना? अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना,
यहाँ पे रूट का काम क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द रूट। यहाँ पे जो ऑब्जर्प्शन हुआ उसका मेन रीजन क्या है, ट्रांसपिरेशन। मेन रीजन क्या है, ट्रांसपिरेशन। लेकिन किसके थ्रू में हुआ, रूट के थ्रू में हुआ। यहां इसका मतलब ये है, यहां पे जो वाटर ऑब्जर्प्शन होता है दैट इज नॉट बाय द रूट, इट इज थ्रू द रूट। वाटर ऑब्जर्प्शन in passive mechanism is not by the root, through the root। रूट के माध्यम से होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रूट ही करता है। कौन करता है, ट्रांसपीरेशन करता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये जो पैसिव एब्जॉर्प्शन वाला मैकेनिज्म है ये बहुत सारे हायर प्लांट्स में कॉमन है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन इज एन कॉमन फीचर्स इन ऑल हायर प्लांट्स। क्लियर। अब द नेक्स्ट वाला टर्म है दैट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन। द नेम एक्टिव itself indicate that there is expenditure of energy। यहां पे जो भी काम होगा वो कौन करेगा, रूट। क्लियर, मैं ये मिटा देता हूं। अब क्या है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यहां पे आपका जो ऑब्जर्प्शन होगा वाटर का, यहां पे ट्रांसपिरेशन का कुछ भी रोल नहीं है। इन द सेंस यहां पे जो भी काम होगा वो रूट ही करेगा। समझ में आ गया। अब इस एक्टिव ऑब्जर्प्शन को दो टाइप के थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे। क्या है, पहला वाला जो है आपका नॉन ऑस्मोटिक एंड दूसरा वाला जो है ऑस्मोटिक। क्लियर। नॉन ऑस्मोटिक का मतलब क्या है, यहां पे आपका ऑस्मोसिस मैकेनिज्म काम नहीं करता है। ऑस्मोसिस क्या कहता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर इज फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो यहां पे मूवमेंट जो होगा वाटर का हायर से लोअर नहीं होगा, लोअर से हायर होगा, लोअर टू हायर। कैसे होता है ये, अब मान के चलिए रूट में जो रूट सेल है, रूट हेयर का जो रूट सेल है, वो रूट हेयर में आपका क्या है, सेल शेप है। अब रूट हेयर का सेल शेप का जो कॉपी है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये लेस है। ऑस्मोटिक प्रेशर लेस मतलब आपका वाटर ज्यादा है, लेकिन सॉइल में जो है, कैपिलरी ट्यूब्स में जो है, इसमें क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कम है। इसका मतलब वहां पे पानी कम है, फिर भी आपका क्या होता है ना, सॉइल से रूट हेयर को मूवमेंट होता है। कैसे, एनर्जी से। वो एनर्जी कहां से आता है, आपका जो रूट सेल है, रूट सेल का जो रेस्पिरेशन होता है, वो रेस्पिरेशन से आपका क्या है, एटीपी निकलता है। तो वो एटीपी आपको हेल्प करता है वो वाटर को वहां से खींचने में। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन यहां पे बनता है, मान के चलिए रेस्पिरेशन रेट कहां पे ज्यादा होगा, जहां पे आपका ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा। तो जो पूर्ली एरिएटेड सॉइल, इसका मतलब जिस सॉइल में आपका ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम होता है, वहां पे ये वाला थ्योरी काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे क्या जरूरत है आपको, एटीपी। तो इन फुल्ली एरिएटेड सॉइल जहां पे ऑक्सीजन का क्वांटिटी ज्यादा होता है, रूट सेल का रेस्पिरेशन हो सकता है, वहां पे ये वाला कंसेप्ट काम करता है। क्लियर। लेकिन ये वाला कंसेप्ट लिमिटेड टू ओनली फ्यू प्लांट। ये कंसेप्ट कौन डिस्कवर किए थे, थीमेन एंड कार्बन। साइंटिस्ट का नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है दैट इज ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। ऑस्मोटिक मैकेनिज्म वेरी सिंपल, movement of solvent particle और water molecule from the region of higher concentration to the region of lower concentration हम पहले से मालूम है। the water available to plant is capillary water। कौन सा, capillary water। अब ये जो capillary water है,
सॉइल पार्टिकल में आपका थिन कैपिलरीज प्रेजेंट रहते हैं। उन कैपिलरी ट्यूब का काम क्या होता है ना, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ये क्या करते हैं, वाटर को ऐसे ऊपर आने में हेल्प करते हैं। अब जो रूट हेयर है, रूट में जो रूट हेयर है, वो रूट हेयर का आपका जो डायमीटर है, मैं पहले से बोल दिया था, दैट इज वेरी फ्रॉम 0.1 टू 10 mm। तो एवरेज आपका कितना हो गया, 1.05 समथिंग हो गया आपका एवरेज। तो वो जो रूट हेयर का आपका जो साइज है, वो क्या करता है ना, रूट हेयर कैपिलरी ट्यूब के अंदर चले जाता है। अब कैपिलरी ट्यूब के अंदर चले गए रूट हेयर, कैपिलरी ट्यूब में ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है। रूट हेयर का क्या होगा, तो रूट हेयर का जो सेल शेप है, वहां पे आपका कम पानी है, तो यहाँ पे वाटर ज्यादा कहाँ पे है, कैपिलरी ट्यूब में। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से होगा, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। दिस इज व्हाट अबाउट ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। समझ में आ गया? मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं। पहले मैं क्या बोला ना, वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर, पानी का जरूरत क्यों है प्लांट को, फिर कितने टाइप के आपका वाटर अवेलेबल है, उसके बाद वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन रूट के बारे में डिस्कस किए, उसके बाद रूट हेयर का काम क्या है, उसके बाद आपका आ गया पाथवे, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट, उसके बाद आपका आ गया मैकेनिज्म। इसमें हम डिस्कस किए पैसिव एंड एक्टिव। अब जो लास्ट वाला पार्ट है, दैट इज फैक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग वाटर अब्जॉर्प्शन। क्या क्या फैक्टर है, वो जो फैक्टर है, पैसिव में अलग वाला, एक्टिव में अलग वाला। पैसिव में आपका क्या हो गया, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन कब बढ़ेगा, जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर? तो यहां पे दोनों चीज इंटरलिंक है, ट्रांसपिरेशन एंड टेम्परेचर। सेकंड वन आपका क्या हो गया, एक्टिव वाला में एरिएशन ऑफ सॉइल, मतलब आपका सॉइल में कितने ऑक्सीजन है। क्लियर? और क्या हो गया आपका, रेस्पिरेशन ऑफ रूट, एंड जो लास्ट वाला क्या है आपका, कितना पानी प्रेजेंट है, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर। सॉइल में अगर वाटर का कंटेंट होगा और वाटर प्रेजेंट रहेगा, तब भी आपका ऑब्जेक्शन होगा ना। समझ में आ गया? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज एसेंट ऑफ सेल एंड द मैकेनिज्म एंड थ्योरीज ऑफ एसेंट ऑफ सेल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल आरिथलिट्स। इसका जो नोट्स है वो मैं नीचे यूट्यूब में हमारा लिंक है, उस लिंक्स में आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू।